हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का किस किस क्षेत्र में प्रयोग होता है ये देखेंगे। वैसे तो अधिकतर लोग सोचते हैं ना कि मनोविज्ञान मानसिक रोगी लोगों पर ही यूज किया जाता है, अधिकतर लोगों की यही थिंकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत जगह मनोविज्ञान का यूज किया जाता है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? हाँ, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में भी यूज होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से क्षेत्र हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र में मनोविज्ञान का यूज होता है। तो सबसे नंबर 1 पे क्या आता है? असामान्य मनोविज्ञान। नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं। असामान्य मनोविज्ञान। तो असामान्य मनोविज्ञान से तात्पर्य है कि मनोविज्ञान में हम सामान्य व्यक्तियों का तो अध्ययन करते ही हैं, साथ ही हम असामान्य व्यक्तियों पर भी अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के साथ साथ असामान्य मनोविज्ञान के लक्षण जानकर उनका उपचार आदि भी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसलिए मनोविज्ञान का प्रयोग असामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा नंबर, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान में क्या करते हैं? बाल मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक बच्चों के ऊपर अध्ययन करके ये देखते हैं कि बच्चा कैसे जल्दी सीख सकता है, बच्चे को क्या चीज़ सीखने में सरलता होती है। ऐसे इसका मतलब शिक्षा में भी इसीलिए उपयोग बच्चों की पढ़ाई में भी किया जाता है। तो ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाए जो आसान हो जाए। तो शिक्षक उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए बच्चों की, और बच्चों के अंदर कोई ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा अगर पढ़ाई में ठीक नहीं है तो वह दूसरी किसी फील्ड में भी नहीं अच्छा होगा। तो ये मनोवैज्ञानिक देख लेते हैं उसके परीक्षणों के द्वारा कि ये बच्चा किस फील्ड में अच्छा कार्य कर सकता है। तो बाल मनोविज्ञान में भी इसका यूज होता है। मनोविज्ञान का बाल मनोविज्ञान में भी यूज किया जाता है बच्चों की साइकोलॉजी समझने के लिए, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बच्चों को, जो बच्चे जैसे मान लो बहुत गुस्सा करते हैं, आजकल जैसे मोबाइल चलाने की बहुत हैबिट पड़ गई है बच्चों की, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं ना कि मेरे बच्चे की ऐसा है, इसको कैसे क्या ट्रीट करें। तो ये बाल मनोवैज्ञानिक ही तो देखते हैं, उसी के अंतर्गत तो आएगा। वो बताएंगे, सलाह देंगे कि आप अपने बच्चे के साथ किस तरह से व्यवहार करें जो उसको सही दिशा निर्देश मिले। ठीक है, अब उसके बाद आता है तीसरा नंबर, बहुत सारे क्षेत्र हैं, ऐसा नहीं है, क्षेत्र बहुत है। व्यवहारिक मनोविज्ञान। व्यवहारिक मनोविज्ञान, इसमें क्या करते हैं? इसमें व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन व्यवहार मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि व्यक्ति व्यवहार किस प्रकार करता है, क्या कारण है जो उसका व्यवहार इस तरह का है, आदि कारण, तथा ये जानने के लिए कि व्यवहार का उसका माहौल कैसा, उसका वातावरण के प्रभावित कर रहा है या वंशानुक्रम के कारण उसका व्यवहार ऐसा है। तो व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसके इमोशंस, थिंकिंग वगैरह हम व्यवहारिक मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान में क्या करते हैं? तो ये हुआ क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसे क्लिनिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या करते हैं कि हम ट्रीटमेंट करते हैं। कोई भी जो असामान्य व्यक्ति, जरूरी नहीं असामान्य व्यक्ति हो, एंटी सोशल पर्सनालिटीज भी होती हैं या बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या है, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम किसी भी व्यवहार के लक्षण जानकर उसका निदान करते हैं, उसका उपचार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है शैक्षिक मनोविज्ञान।
शैक्षिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के क्षेत्र बहुत असीमित है, ठीक है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान में क्या, शिक्षा की क्या पद्धतियां होनी चाहिए, शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए बच्चों को, ठीक है, ये सिखाया जाता है। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है इसके अंतर्गत कि बच्चों के साथ किस तरह से उनको सिखाएं या पढ़ाएं तो वो अधिक समझ पाएं, उनकी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो उसको अच्छे से समझ पाएं, व्याख्या कर पाएं। ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसीलिए बीएड में भी साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों के व्यवहार को किस तरह से समझकर और उसके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा मिले, ठीक है। इसलिए शैक्षिक मनोविज्ञान की उपयोगिता भी है। इसके अलावा आता है कानूनी मनोविज्ञान। तो कानून के क्षेत्र यानी कि लॉ के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का यूज करते हैं। इसमें क्या, सही अपराधी को पकड़ पाने व अपराधी को न्याय दिला पाने, सही न्याय किस, अगर कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है तो उसको अगर गलत दंड मिल रहा है तो इसमें भी मनोविज्ञान मदद करता है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने में मनोविज्ञान का सहयोग रहता है। अपराधी की भावना, मतलब क्योंकि मनोवैज्ञानिक जान जाता है ना कि इसकी मनोवृत्ति क्या है, तो मनोवैज्ञानिक टेस्ट से सही अपराधी पकड़ पाते हैं हम। इसलिए कानूनी मनोविज्ञान भी, मनोविज्ञान का यूज कानून में भी होता है, ठीक है। इसके अलावा आता है तुलनात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। तुलनात्मक मनोविज्ञान, इसमें क्या करते हैं, तुलनात्मक मनोविज्ञान में दो जातियों या प्राणियों की तुलना करते हैं, दो जातियों तथा दो प्राणियों की तुलना करते हैं तुलनात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत, कि उनमें क्या भेद है, क्या अंतर है। इसके जरिए हम जानते हैं कि समूहों में क्या अंतर होते हैं, तुलनात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, तो सामाजिक मनोविज्ञान में हम समाज से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। समाज में जुड़ी हुई समस्याएं या समाज में कोई भी व्यक्ति समाज द्वारा कैसे प्रभावित होता है, समाज के अकॉर्डिंग कैसे व्यवहार करता है, क्योंकि व्यक्ति तो समाज का ही एक सदस्य है, तो समाज बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी व्यक्ति के व्यवहार पर। तो समाज का क्या रोल है, समाज कैसे उस व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, समाज के बनाए हुए नियमों का कैसे पालन करता है, तो वो सब सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा क्या है, औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, ठीक है। औद्योगिक मनोविज्ञान में क्या करते हैं, उद्योग से रिलेटेड समस्याओं का अध्ययन करते हैं। उद्योग से रिलेटेड यानी कि जैसे हड़ताल आदि है ना, जैसे उद्योगों में जो हड़ताल होती है, मजदूरों के साथ न्याय हो, मजदूरों को सही तरह से उनका कोई भेदभाव ना करे मालिक, तो औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम ये सब पढ़ते हैं कि हड़ताल आदि का कारण क्या है, उसको जानकर उसको रोकथाम करते हैं, दोनों के बीच में समझौता कराने का रोल अदा करते हैं, या मजदूरों की समस्याएं समझते हैं, उनका निदान करते हैं। ये सब हम औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है वैयक्तिक मनोविज्ञान, पर्सनालिटी साइकोलॉजी, ठीक है। वैयक्तिक मनोविज्ञान जिसे पर्सनालिटी साइकोलॉजी भी कहते हैं, व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, ठीक है। तो इसमें क्या, व्यक्तित्व के बारे में हम किसी खास व्यक्ति के बारे में कि व्यक्ति का व्यवहार किस चीज से प्रभावित हो रहा है, वैयक्तिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार किस चीज से प्रभावित होकर व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है। ये सब हम वैयक्तिक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है दैहिक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान,
दैहिक मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं कि व्यक्ति के अंगों की संरचना, उनका निर्माण, वो किस तरह से प्रभावित कर रही हैं व्यक्ति के व्यवहार को, क्योंकि दैहिक मनोविज्ञान में जो व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है बायोलॉजिकली भी प्रभावित होता है ना, बायोलॉजिकली इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसलिए हम दैहिक मनोविज्ञान में बायोलॉजिकली इफेक्ट क्या किस वजह से पड़ रहे हैं, किस तरह से पड़ रहे हैं, क्या चीज़ कौन सी ग्लैंड्स प्रभावित कर रही हैं, ग्लैंड्स क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, ये सब हम दैहिक मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा है राजनैतिक मनोविज्ञान। राजनैतिक मनोविज्ञान, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि समूह की संरचना कैसे होती है, नेता कैसे सेलेक्ट होते हैं, है ना, समूह कैसे बनाए जाते हैं, उसका नेतृत्व कैसे होता है, सही नेता का चुनाव कैसे होता है, सही नेता में क्या गुण होने चाहिए, हम सही जब अगर कोई नेता चुन रहे हैं तो हम उसको सही चुन पाएँ, जो हमारे अकॉर्डिंग हो, जो सही दिशा, नेतृत्व तो नेता तो वही होगा ना जो पूरी टीम को लीड कर रहा हो, तो वो सही दिशा दे पाए बाकी लोगों को, तो नेता हमें ऐसा चुनना पड़ता है। तो समूह संरचना, नेता का चुनाव और समूह का नेतृत्व आदि हम राजनैतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इसमें क्या करते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में हम बड़े बड़े समूहों पर जो प्रयोग करते हैं, नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए प्रयोग किस तरह से किए जाते हैं, प्रयोग की संरचना कैसी होनी चाहिए, प्रयोग कितने बड़े समूह पे करने चाहिए या छोटा समूह रखना चाहिए आदि का अध्ययन हम करते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत। इसके अलावा एक और आता है गणितीय मनोविज्ञान। तो गणितीय मनोविज्ञान, इसमें हम क्या करते हैं, इस गणितीय मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मापन करते हैं, सिद्धांत नियम जो बने होते हैं उनका मूल्यांकन करते हैं गणितीय मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो सामाजिक अंतरक्रिया आदि की जो अंतरक्रिया आदि जो होती हैं उनका मापन, उसके अकॉर्डिंग जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन सब का अध्ययन हम गणितीय मनोविज्ञान में करते हैं। इस तरह से मनोविज्ञान का क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, बहुत विस्तृत है, और भी इसमें 2-4 क्षेत्र जुड़े हुए हैं, नए भी और जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन इतने ही आपके सिलेबस के लिए पर्याप्त है।